हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पीछे प्रीवियस राजस्थान सीएचओ का जो प्रीवियस पेपर था उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को अपने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे आग की तरह, ताकि आने वाली जो एग्जाम है सीएचओ की, मेनली सीएचओ के पर्पज से बनाया जा रहा है ये वीडियो। तो यहाँ पर जो पुराना प्रीवियस ईयर का जो पेपर था राजस्थान सीएचओ का, उसको पूरा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम था पिछली बार वो यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर जीरो मार्किंग नहीं थी, -1 माइनस मार्किंग था। यहाँ पर मेनली यहाँ पर आगे देखेंगे अपन कि अब की बार भी राजस्थान सीएचओ का कुछ इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इजी पेपर था और इसी के साथ साथ ये हिंदी लैंग्वेज में आया था, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा और बहुत इजी, जो कि अपन ने 2 दिन पहले ही डील किया हुआ है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बना था। तो वहां से क्वेश्चन उठाया गया था, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, अपन ने क्वेश्चन डील किया हुआ था, परसों ही डील किया है अभी तक। तो यहाँ पर 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करी थी, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स डे। तो 1 दिसंबर अपन ने पढ़ा हुआ है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो एड्स डे है, कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर जो अभी भारत के जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो अभी का जो प्रेसिडेंट है, वो रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पर आंसर देना होगा आपको कि द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंडिया की जो अभी की प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है, प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो आगे बात करेंगे, इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पिछली बार जो इसका आंसर था वो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट मार दिया था, क्योंकि यहाँ पर रामनाथ कोविंद की जगह उन्होंने लिख दिया था रातनाथ कोविंद। तो यहाँ पर पिछली बार लेकिन बात पूछे कि अब की बार कौन है, तो अब की बार जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो करंट अगर पूछा जाएगा तो वहां पर आपको आंसर देना है द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की कि एमटीपी एक्ट कब आया। तो एमटीपी एक्ट भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि कब आया था। तो एमटीपी एक्ट पढ़ाया हुआ है आपको 1971 में, जब अपन ने अबॉर्शन डील किया था। तो अबॉर्शन के दौरान पढ़ाया था कि एमटीपी एक्ट था वो कब आया था। तो एमटीपी एक्ट आया था 1971 में ये आया। इसके बाद में इसको क्या किया गया, एस्टाब्लाइज कब किया गया, तो एस्टाब्लाइज किया गया इसको 1972 में। 1972 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया 1972 में। और उसको बाद में क्या किया गया, इसको इसमें कुछ बदलाव किए गए, तो वापस से इसको रिवाइज कब किया गया। तो रिवाइज की अगर बात करें कि एमटीपी एक्ट का रिवाइज कब हुआ, तो 1975 में इसको रिवाइज कर दिया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। कब आया था एक्ट 1971 में आया, उसके बाद में इसको एस्टेब्लाइज किया गया 1972 में, और इसको रिवाइज किया गया 1975 में, इसको रिवाइज किया गया था। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की, तो 1962 में आया। उसके बाद में आरएनटीसीपी में यहाँ पर जो डॉट्स स्टार्ट की गई थी, कब की गई, तो 1997 में डॉट्स स्टार्ट करी गई। आरसीएस कब आया, 1997 में आया। 15 अक्टूबर 1997 को कहां पर आया था, इंडिया में आया। जबकि वर्ल्ड की बात करें तो आरसीएच आया था वो 1995 में देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है,
ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। तो निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन हो चुका है। तो यहाँ पर है कि भारत से या इंडिया से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि इरेडिकेट हो चुकी है। तो इंडिया से इरेडिकेट होने वाली डिजीज में आती है यहाँ पर आपका पोलियो है, वो इंडिया से क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। तो यहाँ से इंडिया से इरेडिकेट या एलिमिनेट हो चुका है। तो भारत से उन्मूलन से किया जा चुका है वो कौन सी ड्रग डिजीज है। तो उस डिजीज में आती है आपकी पोलियो, जिसका कि इंडिया से क्या हो चुका है, यहाँ पर उन्मूलन हो चुका है या एलिमिनेशन हो चुका है पोलियो का। इसके बाद में आगे बात करते हैं हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था, यानी कि हु इज द डिस्कवरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की डिस्कवरी किसने करी थी। तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन हरित क्रांति की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसमें आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन ने करी थी। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, क्लीन इंडिया मिशन कब आया था। क्लीन इंडिया मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को क्या आया था, क्लीन इंडिया मिशन आया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डेट कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में क्या आया था, क्लीन मिशन आया था। तो क्लीन भारत स्वच्छ भारत अभियान जो कि मोदी भाई साहब यहाँ पर चारों तरफ सफाई कर करके आपको प्रेरित कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर क्या निकाला था, भारत में इंडियन क्लीन मिशन आया था। तो इसकी शुभारंभ कब किया गया या इसको कब आया था, तो ये आया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा है जो कि जिम्मेदार होता है। तो उसमें जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है मेनली जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जहां पर हीट को बढ़ावा मिल रहा है, हीट है वो ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं मेनली ये किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीकोरल रूट के माध्यम से नहीं फैलता है। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि फीकोरल रूट से नहीं फैलती है, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीकोरल रूट। तो फीकोरल रूट से कौन सा नहीं फैलता है, तो खसरा या मीजल्स, खसरा को कहा जाता है मीजल्स और मीजल्स में मेनली देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजल्स में स्पॉट बनते हैं उसे किस नाम से जाते हैं, तो उसको कॉपलिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो मीजल्स में जो स्पॉट बनते हैं उन्हें कॉपलिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी टाइफाइड हुआ, कोलेरा हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, ये सभी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए अपन ने पढ़ा हुआ है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं, ये दोनों किससे फैलते हैं, तो यहाँ पर ये फैलते हैं आपके फीकोरल रूट से फैलते हैं। जबकि बात करें हेपेटाइटिस बी, सी और डी की, तो ये क्या है, पेरेंटली फैलते हैं, ब्लड और ब्लड बॉन्ड से फैलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि डायरिया रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा होता है। तो डायरिया में जो मेनली जो कारण होता है यहाँ पर मोर्टलिटी का, उसमें किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर कई बच्चों ने पिछली बार जिन्होंने पता नहीं था कि निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन कहते हैं, उनको पता था कि इसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, लेकिन उनको हिंदी समझ नहीं आ रही थी कि डिहाइड्रेशन को किस नाम से जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन को नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों निर्जलीकरण, जो कि बहुत से लोगों ने, ऐसे लोग जो कि बोलते थे कि हम तो बिल्कुल अंग्रेज बने बैठे हैं, हमको तो हिंदी नहीं आती है, तो उस टाइम पर जिन्होंने भी मेनली इसमें बेनिफिट मिला था उन लोगों का जिन्होंने कि जैसे जीएनएम किया हुआ था, तो जीएनएम में क्या है, हिंदी लैंग्वेज आती है, तो उनका इसको बेनिफिट मिला। लेकिन जहां पर लोगों ने बीएससी और पोस्ट बीएससी करके बैठे थे उनको पता ही नहीं चला कि निर्जलीकरण क्या होता है, तो वहां पर उनसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा। उनको पता था डिहाइड्रेशन की वजह से इसमें मैक्सिमम मोर्टलिटी रेट देखने को मिलती है, लेकिन निर्जलीकरण ने उन सबको क्या बना दिया, पागल बना करके। इसीलिए कहा जाता है हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों परफेक्ट रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। इसका मतलब होता है कि
अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के लिए हु इज द रेस्पॉन्सिबल या विच डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के लिए मेनली होता है वो निमोनिया जिम्मेदार होता है। निमोनिया की वजह से पहले इसके लिए डायरिया था लेकिन अब इसको चेंज करके निमोनिया आ गया है, तो निमोनिया है वो अंडर 5 मोर्टेलिटी के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बात करें प्रीमेच्योरिटी की तो अंडर इन्फेंट एज से पहले अगर कोई मोर्टेलिटी के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होगा तो वो होता है अंडर वेट या प्रीमेच्योरिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की अब छोटी माता किसे कहते हैं, तो जो छोटी माता का नाम दिया था स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स होती है वो क्या होती है, छोटी माता होती है, जबकि स्मॉल पॉक्स होती है बड़ी माता होती है। खसरा को मीजल्स कहते हैं। निमोनिया एंड दस्त रोग मतलब डायरिया के नाम से इसको जानते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम। एंड चिल्ड्रंस की बात करें तो उनमें जो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होता है CRT होता है वो कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 सेकंड से कम, लेस देन 3 सेकंड, 3 सेकंड से कम का होना चाहिए। जब भी आप किसी भी मेनली फिंगर की उंगली को जब प्रेस करते हैं तो उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है विद इन 3 सेकेंड्स में वापस से रिटर्न हो जानी चाहिए, तो उसका जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो नॉर्मल अगर 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेती है तो वहां पर कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन है उसमें क्या है, वो पर्सन है वो शॉक वाली कंडीशंस में है। आप एक क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं तो आप सामान्यतः निम्न में से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप है वो 6 मंथ के एज का अगर कोई इन्फेंट है तो उसमें आप क्या उसका फीटल डेवलपमेंट होगा, क्या उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो सकता है, तो इसमें बच्चा छोटे वाक्य नहीं बोल पाएगा, चम्मच से खाना नहीं खाएगा, लेकिन बच्चा है वो स्वयं बैठ सकता है। वह द इन्फेंट इज सेट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, तो बच्चा होगा 5 साल पर बैठने लग जाता है, 5 मंथ पर बैठने लगेगा और 6 मंथ पर बिना सपोर्ट के बैठने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर अपन ने बर्थ वेट में पढ़ाया हुआ है भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः नॉर्मल वेट कितना होता है, तो नॉर्मल बर्थ वेट की बात करी थी अपन ने, वहां भी पढ़ाया था कि 2.5 kg से 3.5 kg जो वेट होता है वो नॉर्मल बर्थ वेट होता है। यहाँ पर तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होगा, 2.5 से 3.5 होता है। लेस देन 2.5 kg अगर 2.5 kg से कम होता है तो उन्हें LBW के नाम से जानते हैं, तो ये भी अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था अगर 2 kg से कम होता है तो उसे सीवियर LBW के नाम से जानते हैं, और अगर 1500 से कम है तो वेरी सीवियर LBW। एंड बात करें अगर 1000 से भी कम हो जाता है तो ये वाला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 ग्राम से अगर कम होता है तो उसे एक्सट्रीमली LBW के नाम से जानते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से डील करवाए हुए हैं, तो याद रखना है एक एक क्वेश्चन अपन ने पहले डील किया हुआ है। बहुत से क्वेश्चन है इसमें से 90% क्वेश्चन है वो अपन ने पहले डील कर लिए गए हैं, सभी एक से बढ़कर एक अपन ने जब भी जो भी क्लास लिया है उसमें पूरा इसी तरीके से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने जो भी क्लासें पढ़ी है सब उसी में बहुत ही सिंपल पेपर आया था ये। इसके बाद में बात करते हैं और उम्मीद है कि अब भी इसी तरीके का कुछ पेपर देखने को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपके एज ए टेस्ट क्वेश्चन टकराने वाले हैं, तो टेंशन मत करिए, आप अपना बस पढ़ाई में ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो कम से कम मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए, मिनिमम कितनी देर के लिए आप कंगारू मदर केयर देना चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 1 आवर तक, मिनिमम कितनी देर तक आपको KMC देनी है, तो मिनिमम KMC देनी है वो कितने दिन तक देना है, 1 आवर तक, कम से कम 1 आवर तक मिनिमम KMC देना होता है। KMC का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द चाइल्ड, और उसके मदर के साथ में उसका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। KMC कोई भी दे सकता है, जहां पर मदर दे सकती है, फादर दे सकता है, फैमिली का कोई और भी मेंबर हो सकता है जो KMC दे सकता है, तो जरूरी नहीं है KMC मदर ही दे, कोई भी दे सकता है। आगे बात करते हैं कि लेबर रूम का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम इज, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है लेबर रूम का वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 26 to
28 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए लेबर रूम का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के ह्यूमन मिल्क में पाए जाने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? तो मेनली जो ह्यूमन के मिल्क में मिलता है वो आईजीए होता है। आईजीजी मैक्सिमम मात्रा में आईजीजी होता है, मैक्सिमम मात्रा में क्या होगा ह्यूमन के मिल्क में पाया जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन मिल्क, तो नाम दिया जाएगा उसको यहाँ पर आईजीए होता है। अब आईजीए मेनली पाया जाता है ह्यूमन मिल्क में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे तो आईजीजी की बात करते हैं। यहाँ पर सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आपको बता देता हूं। पहले मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर बात करें आईजीजी के बारे में, तो आईजीजी होता है मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा होगा? आईजीजी होता है। आईजीजी सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। बात करते हैं ये आईजीजी क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। तो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा को क्या कर जाता है, क्रॉस करके कहां पे पहुंच जाता है? तो मेनली पहुंचता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चला जाएगा। आईजीई होती है ये मेनली क्या होती है, एलर्जी वाली कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा। आईजीएम होती है मैक्रो होता है, आईजीएम होता है सबसे बड़े की बात करें तो आईजीएम होगा, मैक्रो होता है सबसे बड़ा होता है। माइक्रो की बात करें तो आईजीजी होती है सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम में पाई जाती है, सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यहां से आईजीजी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईजीजी होती है, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आईजीजी ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि मेनली प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में पहुंच जाती है? तो आंसर होगा आईजीजी होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि आईजीएम कौन से, तो आईजीएम होता है सबसे बड़ा मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है। आईजीजी होती है माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, सबसे छोटी होती है। आईजीई होती है कब बढ़ती है, तो एलर्जी की वाली कंडीशंस में देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ आईजीई आईजीए होता है मेनली पाया जाता है मिल्क में, मेनली देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां से भी बहुत से क्वेश्चन आपके डील करवा दिए हैं। आगे बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन। तो बीसीजी का अपन ने जहां पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा वहां पर पढ़ा हुआ है कि इंट्राडर्मल आईडी लगाते हैं। बीसीजी को कहां लगाते हैं, आईडी लगाएंगे, और आईडी में भी कहां, लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। तो लेफ्ट अपर आर्म पे इसको लगाया जाता है। कितना लगाते हैं एट बर्थ, तो 0.05 ml, तो इसको मेनली लगाते हैं एट बर्थ 0.05 ml। और बात करें 1 मंथ आफ्टर बर्थ, तो 1 मंथ के बाद में लगाएंगे 0.1 ml लगाते हैं। तो ये वाला कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखना है। 0.1 ml क्यों लगाते हैं, क्योंकि 0.1 ml में 0.1 ml में क्या होती है, 0.1 mg होती है। तो यहाँ पर मेनली लगाया जाता है 0.1 ml लगाएंगे। आगे बात करते हैं सबकुटेनियस कौन कौन से लगाते हैं, तो मीजल्स मम्स रूबेला वाला जो होता है वो किस में लगाया जाता है, सबकुटेनियस लगाते हैं। जेई वाला सबकुटेनियस लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर की बात करें तो पेंटावेलेंट हुआ, डीपीटी हुआ, डीटी हुआ, ये सब इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। इंट्रावीनस कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाता है, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको इंट्रावेस्कुलर लगाते हैं। आईवी कोई भी वैक्सीन नहीं लगाते हैं। बात करते हैं कॉप्लिक स्पॉट के बारे में कि कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है। तो कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं, पहले भी अपन ने बता दिया है कि कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा मीजल्स में मिलता है। और मीजल्स को किस नाम से जाते हैं, तो मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबियोला के नाम से जानेंगे। बात करें जर्मन मीजल्स की कि जर्मन मीजल्स क्या होता है, तो जर्मन मीजल्स को रूबेला के नाम से जाना जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। जबकि बात करें रूबुला को मम्स को क्या कहा जाता है, रूबुला कहते हैं। जर्मन मीजल्स को रूबेला कहेंगे और मीजल्स को रूबियोला के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कॉप्लिक स्पॉट होता है मेनली किसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मीजल्स में देखने को मिलेगा। बात करते हैं आईसीडीएस स्कीम के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी, तो चाइल्ड इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल चाइल्ड
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी वो कब आई थी? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी वो कब लागू हुई थी? तो 1975 1975 में ये आई थी। इसमें 6 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती जो फीमेल प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग मदर होती है और 6 ईयर से छोटे जो चाइल्ड होते हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। तो ए और बी है, इसमें दोनों आंसर इसके सही है, तो आंसर डी होगा करेक्ट है। 6 वर्ष से लेस जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं उनको, और जो गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर होती है उन सभी को क्या मिलता है? इसका बेनिफिट मिलता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है? तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है, इनमें से दूध होता है या मिल्क होता है? मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम, तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है मिल्क होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की 20 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। मैक्रो का मतलब होता है मैक्रो वाला, और माइक्रो दो टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं यहाँ पर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा विटामिन। तो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि विटामिन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन आएगा, फैट आएगा और कार्बोहाइड्रेट आता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन और मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है? तो वाटर सोल्यूबल एंड विटामिन होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सोल्यूबल क्या होता है, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, तो ये भी अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि विटामिन ए वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल होता है बी और सी। वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं कि वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? तो वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन बी और सी होते हैं, क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। जबकि बात करें फैट सोल्यूबल की, तो फैट सोल्यूबल में मेनली देखने को मिलेगा ए, डी, ई और के, ए डी ई के होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। जबकि बात करें बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं मेनली। अब इसमें भी बहुत सारे, ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाते हैं, डी को नाम दिया जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, विटामिन ई एंड फाइनोमेनिडियोन के नाम से जाना जाता है विटामिन के को। बात करते हैं बी को, बी और सी में, तो सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी होते हैं, इसमें बहुत सारी फॉर्म होती है। विटामिन बी1 और बी1 होता है इज आल्सो नोन एज, किसके नाम से जानेंगे विटामिन बी को? विटामिन बी1 होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। विटामिन बी2 होता है, राइबोफ्लेविन होता है। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी3 होता है नियासिन के नाम से जानते हैं, और नियासिन को किस नाम से? पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर विटामिन बी1 क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी1 इज, जल्दी से अगर आप कोई लिखना चाहता है तो विटामिन बी1 इज द थायमिन होता है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 होता है नियासिन, जिसे पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर के नाम से जानते हैं। विटामिन बी5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड होगा, विटामिन बी6 होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन बी7 होता है, बायोटिन होगा, या विटामिन एच के नाम से जानते हैं, विटामिन बी9 होता है, फॉलिक एसिड होगा, और विटामिन जो बी12 होता है, विटामिन बी12 को नाम दिया जाता है साइनोकोबालमिन, और विटामिन बी12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन बी9 से, तो फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए सभी मेरे दोस्तों की। मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने कामयाबी की कहानी या अपने हौसले की कहानी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करना है, अपनी किस्मत का बहाना नहीं ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ई के
सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स होता है वो कौन देखने को मिलेगा, तो सनफ्लावर होता है। यहाँ पर सूर्यमुखी का तेल, उसमें मेनली क्या होता है, विटामिन ई देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है, विच डिजीज इज द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से देखने को मिलेगा स्कर्वी देखने को मिलती है। तो विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है वो देखने को मिलेगी स्कर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी रहने वाला, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। बात करें नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। रिकेट्स होती है वो डी की कमी से होती है। बात करें बेरी बेरी, तो बेरी बेरी होता है बी की कमी से देखने को मिलेगा। विटामिन बी1 की कमी से देखने को मिलता है ड्राई बेरी बेरी, और वेट बेरी बेरी होता है ड्राई बेरी बेरी होती है सीएनएस को अफेक्ट करती है, वेट बेरी बेरी होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, ड्राई बेरी बेरी होती है वो ज्यादा सीवियर होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहां से एक नहीं आने वाले 4 4 और 4 से भी 10 क्वेश्चन एक के डील करवाए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, तो आपको रेशनल के दम पर यहाँ पर चारों तरफ हर कोई क्वेश्चन को डील करवा रहे हैं। तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि आने वाली जो अब एग्जाम है 19 तारीख को, उसमें आपको जाकर झंडे गाड़ने हैं। तो बच्चे को पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है वो कब स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज स्टार्टेड एट विच एज, तो कौन सी एज पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है या वीनिंग कब स्टार्ट की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग कब स्टार्ट करते हैं, तो आंसर देना है एट द एज ऑफ द 6 मंथ। तो 6 मंथ पर क्या करनी है, वीनिंग स्टार्ट कर देनी है। वीनिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीड से जो अदर फीड होता है उस पर लाना, वीनिंग के नाम से जानते हैं। तो उसमें मेनली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहेंगे। इसे 6 मंथ पर स्टार्ट करनी है या 6 मंथ, या अगर 6 मंथ नहीं आए तो 4 मंथ पर आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 6 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व which of the nutrient is the responsible for the tissue repair के लिए जरूरी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन क्या करवाता है, जाकर के टिश्यू की रिपेयर करवाएगा, तो प्रोटीन होगा। इसका आंसर रहने वाला है कि प्रोटीन इज द न्यूट्रिएंट फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है या रिक्वायर होती है उसकी, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू की रिपेयर करने के लिए। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन इज आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी को बनाने का काम करता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा जो भी लोग जिम जाते हैं वो क्या लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ताकि उसका क्या हो, उनमें वेट बढ़ सके और उनकी बॉडी शॉडी बन सके, वो सलमान खान बन सके या टाइगर श्रॉफ बन सके। आगे बात करते हैं 27 की, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू का नहीं है। तो आपने बहुत पढ़े थे इंग्लिश में, लेकिन क्वेश्चन हिंदी में आकर के क्वेश्चन पेपर हिंदी में जैसे ही आया तो बहुत से लोगों का तो खोपड़ा खराब हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है, तो यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। आपने आज तक पढ़ा था कि हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा कि यहाँ पर हल्का बुखार नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लो ग्रेड फीवर इज द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डेंगू। यहाँ पर क्या आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा। आंखों में दर्द होता है, आई पेन होता है, और आई पेन को किस नाम से जानते हैं, तो आई पेन को ऑप्थेल्जिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में जॉइंट में पेन होगा, तो इसे अर्थरालजिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं वीवीएम, और वीवीएम अपन ने पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा था ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो अपन ने पढ़ा था जब वैक्सीन पढ़ाई थी, और वैक्सीन में पोलियो की वैक्सीन पढ़ाई थी, तो पोलियो की वैक्सीन में यहाँ पर अपन ने पढ़ा था वीवीएम के बारे में, और वीवीएम का फुल फॉर्म मैंने बताया था वैक्सीन वायल मॉनिटर के नाम से इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो मॉनिटर रहेगा, वैक्सीन वायल मॉनिटर के नाम से इसको जानते हैं। वीवीएम का फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब इसमें अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से 4 इसमें हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है, कौन सी में यूज करना है, और अगर इसका कलर चेंज होकर के
ज्यादा हो गया है, डार्क हो गया, तो उन स्थिति में इसको यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो ये भी अपन ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा हुआ है कि 9 मंथ पर विटामिन ए की जो डोज होती है वो कितनी होगी। हाउ मच द अमाउंट ऑफ द डोज ऑफ द विटामिन ए एट द मंथ ऑफ द 9, तो 9 मंथ पर विटामिन ए की जो डोज होती है कितनी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 लाख। इंटरनेशनल यूनिट होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा इज इक्वल टू 1 ml। ये भी अपन ने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, 1 ml में कितना देखने को मिलेगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 की अपन बात करते हैं तो बाद में 9 मंथ के बाद में क्या करते हैं, विटामिन ए को हर 6 मंथ के इंटरवल से दिया जाता है और वहां पर डोज होती है वो कितनी कर देंगे, 1 लाख से बढ़ा करके वहां पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। 9 महीने के बाद 6 मंथ के गैप से देते हैं, अप टू एज ऑफ द 5 ईयर तक देंगे। तो टोटल कितनी डोज हो गई, तो टोटल हो जाती है 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे या 17 ml देते हैं। बाकी की डोज होती है, टोटल डोज देते हैं यहाँ पर 9 डोज देंगे, जिसमें 8 दूनी की 16 डोज होती है, 2 ml की होती है, तो 8 डोज होगी वो 16 ml देंगे, उसमें 2 ml और 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। जबकि फर्स्ट डोज होती है 9 मंथ पर, उसको मेनली दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये भी आपका क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, यहाँ पर किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेशन के लिए किस रासायनिक पदार्थ, किस केमिकल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर मेनली सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं और ये मेनली सबसे ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होगा। बात करते हैं HIV के केस में भी, HBV HCV के केस में भी मेनली जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उसका सॉल्यूशन होता है वो क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बात करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की, तो अपन ने कल ही पढ़ा था MDR TB के बारे में, XDR TB के बारे में, पॉली ड्रग और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के बारे में। तो MDR TB है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB होगा। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया और पर्सन होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है 2 या 2 से अधिक से, और एटलीस्ट किससे होगा, या तो रिफाम्पिसिन से या फिर आइसोनियाजेड, दोनों में से एक से होगा। और इनके अलावा 2 या 2 से अधिक फर्स्ट लाइन की ड्रग से अगर रेजिस्टेंस हो जाता है तो MDR TB के नाम से जानते हैं। और इसमें कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसमें कम से कम की अपन ने बात करी थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर D रहेगा। तो यहाँ पर आप सही से लिख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है, करेक्ट आंसर रहने वाला है D रहने वाला है। कम से कम 24 से 27 माह की होगा, जिसमें मेनली इंटेंसिव फेज थी आपकी कितने की थी, 6 मंथ की थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 9 मंथ तक दे सकते हैं। और जो कंटिन्यूएशन फेज थी वो 18 मंथ की रहने वाली है। तो टोटल 18 + 6 टोटल 24 हो गया। और अगर इसको 9 मंथ तक बढ़ाकर दे सकते हैं तो उसका टोटल ड्यूरेशन होगा वो 24 से 27 मंथ का रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, तो यहाँ से अपन को बहुत से क्वेश्चन ये 1 बाय 1 करके बहुत से लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको कि टिटनस टॉक्सोइड का टीटी का 2 टीके लगाने हैं, उनके बीच में कम से कम कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कि कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए 2 डोज के बीच में। टीटी की जो डोज होती है प्रेगनेंसी में उनके बीच में मिनिमम गैप होता है वो कितने का होना चाहिए, फॉर या तो 4 वीक का, या फिर पूछ लिखा जाए कि 1 मंथ का, 1 मंथ या 4 वीक का कम से कम 2 टीटी की डोज के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, अब भी मैं कह रहा हूं आपको जाकर के, जिसने भी क्लास नहीं देखी है क्लास देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। एक एक क्वेश्चन में एक एक वैक्सीन का ध्यान रखना है। आपने देखा है बहुत से क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान CHO में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पूछे हुए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन है। 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब होता है आप हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे। तो आपको यहाँ पर मेनली CHN है, उस पर मेनली पूरा फोकस लगा करके, जी जान लगा करके सबसे ज्यादा मेनली यहाँ पर डील करना है। तो यहाँ पर
मेनली है कि यहाँ पर इसमें भी क्या था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का कुछ अलग ही रोल देखने को मिला, वहां पर बहुत से क्वेश्चन डील करे गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो जन्म के समय पर बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं, हेपेटाइटिस बी की डोज दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है वो होगा बीसीजी देते हैं। बीसीजी किसके लिए देंगे? तो बीसीजी दी जाती है टीबी के लिए देते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। ओपीवी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन होगा। ओरल पोलियो वैक्सीन को सेबिन के नाम से जानते हैं, इसलिए किसने दिया था? सेबिन ने दिया था। कितना देते हैं? 2 ड्रॉप देते हैं। बीसीजी की वैक्सीन होती है एट बर्थ पर 0.05 ml देंगे, आफ्टर 1 मंथ के बाद में देनी पड़े तो यहाँ पर कितना देना है? वहां पर 1 ml देंगे। इसकी डोज डबल करके देते हैं, अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं। ओपीवी होती है 7 को है, और कब दी जा सकती है? तो ओपीवी को फर्स्ट 15 डेज में देते हैं। 2 ड्रॉप्स देते हैं, ओरल रूट से देंगे। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी की जन्म के समय पर ये क्या दी जाती है? 0 डोज है, सभी की 0 डोज देते हैं। हेपेटाइटिस बी और ओपीवी की 0 डोज देंगे। एट बर्थ देते हैं। कब लगाना है? विथ इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में इसको लगा देना है। लेकिन अगर बच्चे का न्यूबॉर्न का वेट है वो लेस देन 2 kg होता है तो ये क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये वैक्सीन होती है अगर बच्चे का वेट है, न्यूबॉर्न का वेट 2 किलो से कम होता है तो ये वैक्सीन होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ये जाकर के हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंशन करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो आपको इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चहेतों तक इसको शेयर करना है ताकि आने वाली एग्जाम में जाकर सभी अपने झंडे गाड़ सके। कोविड-19 बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस या प्रोटोजोआ। तो आपने बहुत सुना है कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें बैक्टीरिया टिका करके आ गए थे पिछली बार। तो आपको ध्यान रखना है कोरोना है वो वायरस है, यहाँ पर मेनली कोविड वायरस है। यहाँ पर कोरोना वायरस शायद अब तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन नया नया आया था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसका आंसर बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ दे दिया था। तो कोरोना क्या है? कोरोना या कोविड क्या है? वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती है? तो टोटल कितनी बोन होती है? तो टोटल बोन की बात करते हैं। टोटल बोन मेनली देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन था जहां पर अपन 5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं कि 206 हड्डियां होती है और 206 हड्डियां गिन गिन के तोड़ूंगा तो 206 हड्डियां होती है। करेक्ट आंसर होगा 206 206। इसमें क्या देखने को मिलेगा? टोटल बोन पाई जाती है। बच्चे होते हैं उनमें बोन होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, वो फ्यूज होकर के बोन होती है। लास्ट में अडल्ट में तो कम हो जाती है, 206 होगी टोटल। बात करते हैं टीबी की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है, तो टीबी के लिए जो टेस्ट करते हैं, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द टेस्ट, टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? तो उसका ट्यूबरकुलिन के लिए जो टेस्ट किया जाता है टीबी की जांच के लिए, उसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? तो ये भी अपन ने परसों की क्लास में पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर जब अपन ने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाया था उस टाइम पे पढ़ाया था, मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में पढ़ा था। मोन्टेक्स टेस्ट क्या होता है? एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट टाइप होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट का। इसमें क्या करते हैं? 0.1 ml क्या लगाया जाता है? पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट करेंगे। कहां पर करना है? तो मेनली इसको लेफ्ट फोर आर्म में लगाया जाता है। तो लेफ्ट फोर आर्म में इसको मेनली लगाया जाएगा। लेफ्ट फोर आर्म में लगाते हैं। कहां पर लगाएंगे? 0.1 ml लगाएंगे। प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव लगाते हैं। लेफ्ट फोर आर्म में इसको लगाया जाता है। कितना? इसका रिजल्ट कब देखते हैं? 48 से 72 घंटे के बाद में रिजल्ट देखते हैं। एक एक क्वेश्चन है कम्युनिटी की और कहीं से देखनी है, क्लास नहीं देख ली, लेकिन जो भी मैंने कम्युनिटी पढ़ाई हुई है उसका एक एक आपको लेक्चर देखना है शुरू से एंड तक का। बहुत ही ज्यादा आपके लिए राजस्थान सीएचओ में तो मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको एज ए टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहीं से आगे बात करते हैं कि सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो सिक टेस्ट किया जाता है मेनली आपके डिफ्थीरिया के लिए किया जाने वाला जो टेस्ट होता है सिक टेस्ट होगा।
डिफ्थीरिया के लिए जो टेस्ट करते हैं कौन सा टेस्ट होगा, सिक टेस्ट होता है। मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करेंगे, तो टीबी के लिए क्या किया जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं। वीडीआरएल टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं, यहाँ पर किसका पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर एसटीडी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए क्या किया जाता है, वीडीआरएल। और एलाइजा करते हैं, और एलाइजा एचआईवी के लिए करते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मेनली एलाइजा की। तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से जो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का डील करना है, और आपको एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में राइट डाउन करते रहना है। साथ के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर इसका आंसर रहने वाला है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ह्यूमन की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वहां आंसर जाएगा लीवर जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा उलटफेर करके घुमा दिया जाए और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड, तो लार्जेस्ट अगर एंडोक्राइनल ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाए, एंडोक्राइनल ग्लैंड के बारे में पूछ ले, तो वहां पर आंसर देना है आपको कि थायराइड होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, थायराइड होगा। बात करते हैं 38 के बारे में, तो 38 होता है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे कि टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस के द्वारा कौन सा होता है, तो टेस्टिस के द्वारा मेनली किया जाता है सिक्रेशन या प्रोडक्शन, तो किसका किया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन होता है। टीएसएच होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेनली कहां से बनता है आपके, और कोर्टिसोल इंसुलिन, इंसुलिन होता है वो कहां से पाया जाता है, तो पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उनसे इंसुलिन बनता है। बात करते हैं अल्फा सेल से, तो अल्फा सेल से क्या देखने को मिलेगा, सोमेटोस्टेटिन होगा। बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा सेल या गामा डेल्टा सेल से, तो यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ग्लूकागोन होगा, अल्फा से मिलेगा, बीटा से होता है इंसुलिन, और डेल्टा से मेनली देखने को मिलता है सोमेटोस्टेटिन का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, तो विच फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लीवर, तो आंसर जानने वाला है ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या रहता है, स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट को लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो किसी आबादी या समुदाय या कम्युनिटी में जो फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट कम्युनिकेबल या संक्रमित रोग का पहले रोगी को, फर्स्ट केस को क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी केस के नाम से जाना जाता है। अगर कोई मान लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट केस आता है तो उसे प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, मात्र राजस्थान की शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, आईएमआर, और आईएमआर कितनी है राजस्थान की, तो राजस्थान की एट प्रेजेंट जो आईएमआर है वो मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आईएमआर के बारे में, पिछली बार माना था इसको आंसर 37 माना है, लेकिन जो अब है वो कितना हो चुका है, तो 28 है। बात करते हैं बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है, बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है बायो मेडिकल वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहने वाला है बी रहेगा, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट आपको पढ़ाएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब बताया गया है आपको कि बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से बीएमडब्ल्यू को जाना जाता है। इसको अपन डिटेल में डील करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में, तो आपको याद रखना है बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू को कहते हैं। बीपी मेजरमेंट के समय जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी ट्यूब को हाथ के किस ओर रखना चाहिए, तो आप बाहर की ओर रखोगे, अंदर की ओर मीडियल साइड रखोगे, पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरल, तो वहां पर जो ट्यूब होती है उसको कहां पर रखना है, स्पैग्मोमैनोमीटर की तो मीडियल साइड में रहनी चाहिए, अंदर की साइड में उनको ट्यूब को रखना है, वहां पर स्टेथो लगाना है, और स्टेथो से क्या करना है आपको कोरट कॉफ साउंड का
सुनना है तो ऑस्कल्टेट करना है कॉर्ड ऑफ साउंड को। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो वर्तमान में भारत की जो कुल टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत की, वो है 2.139। तो 2.139 है, वो क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की। तो इंडिया की जो अभी के लेटेस्ट इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन होगा आंसर माना था 2.2 माना था, अब की बार जो लेटेस्ट है 2.139 है, वो लेटेस्ट क्या है? इसका टोटल फर्टिलिटी रेट है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं यहाँ पर कि टाइफॉइड बीमारी का, टाइफॉइड डिजीज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर रहने वाला है। विडाल टेस्ट करेंगे, मिलार टेस्ट नहीं करते, कांस टेस्ट करते हैं। सिफिलिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, कौन टेस्ट किया जाएगा? सिफिलिस। सिफिलिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, टीबी के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करते हैं WHO का जो मुख्यालय है या हेड क्वार्टर ऑफ WHO, तो याद रखना है ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करे थे पिछली बार एग्जाम में, यहाँ पर हिंदी दे करके, तो इनको याद रखना है हेड क्वार्टर ऑफ WHO, हेड क्वार्टर। तो ये हेड क्वार्टर ऑफ WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है? तो करेक्ट आंसर है इसका जिनेवा में है। तो जिनेवा इज द करेक्ट आंसर फॉर द WHO हेड क्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है? तो जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो न्यूयॉर्क में किसका है? यूनिसेफ का है, वो न्यूयॉर्क में है, पेरिस में नहीं है, लंदन में नहीं है। तो उसका WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर रहने वाला है? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि जल का जो शुद्धिकरण होता है उसके लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? तो वाटर प्यूरिफिकेशन। अगर एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा विच इज सॉल्यूशन या विच केमिकल इज यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन। वहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को मेनली यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। आगे बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, तो पोटेशियम परमैंगनेट को यूज नहीं करते हैं। पीएससी की जो टोटल पॉपुलेशन होती है, एक पीएससी के अंडर में टोटल कितनी होनी चाहिए? तो टोटल पॉपुलेशन है वो 20,000 से लेकर के 30,000 तक टोटल पॉपुलेशन होनी चाहिए। 20,000 कहां पर है? तो 20,000 है ट्राइबल एरिया पर, पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर। लेकिन प्लेन एरिया में कितनी होनी चाहिए? प्लेन एरिया में पीएससी के लिए 30,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो टोटल है 20,000 से 30,000 रहनी चाहिए। 20,000 है वो किसके लिए होनी चाहिए? तो वहां पर ट्राइबल एरिया के लिए, जबकि 30,000 है वो किसके लिए रहेगी? तो यहाँ पर प्लेन एरिया में पाई जाती है, तो 30,000 होगी, जबकि हिली एरिया में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो 20,000 यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, वर्तमान में राजस्थान की MMR कितनी है? तो वर्तमान में MMR की बात करते हैं राजस्थान में MMR की, तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर MMR है राजस्थान की, वो 167 है। बात करते हैं MMR है एट प्रेजेंट में राजस्थान की 167 है। बात करते हैं MMR ऑफ इंडिया की जो MMR है वो कितनी है? तो इंडिया की MMR की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो MMR है वो कितनी है? 97 पर 1 लाख पर कितनी है? 97 है। तो MMR निकाली जाती है 1 लाख पर निकालते हैं, 1 लाख पर निकालते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। देश में पिछली जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में लास्ट जो सेंसस थी कब हुई? 2011 में। उसके बाद में कोविड आने की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई है। बात करते हैं 51 के, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो यहाँ पर आंसर गया था 70% जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। तो इंडिया है वो सेकंड नंबर पर आता है। बहुत ही ज्यादा इसमें क्या है, मेनली चीन के बाद दूसरा नंबर है पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल कैलोरी कितनी होती है? ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्री रेजिडुअल कैलोरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.5 mg पर लीटर। 0.5 mg पर लीटर इसमें क्या रहनी चाहिए?
फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, और 2000 के बाद में आई है 2017 में। तो दो पॉपुलेशन पॉलिसी आई है। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आई 2000 में आई, उसके बाद में जो लेटेस्ट है 2017 में सेकंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई है। तो करेक्ट आंसर है डी रहने वाला है, 2000 या 2000 में आई थी। बात करते हैं एनआरएचएम की। एनआरएचएम को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई? तो एनआरएचएम भी अपन ने पढ़ा हुआ था 5 अप्रैल 2005। 5 अप्रैल 2005 को क्या आया? एनआरएचएम की शुरुआत हुई थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट का डेट याद रखना है, 5 अप्रैल 2005 को ये स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी। 2002 में क्या आया था? तो आपको जल्दी से बताना है वहां पर कि 2002 में क्या था। 2005 में 5 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम आ गया। 2007 में जो एनएसीपी की थर्ड फेज थी वो आई थी। बात करें 2014 में फोर्थ एनएसीपी की फेज आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं। जो आशा सहयोगिनी होती है वो कितने पर रहती है? तो आशा सहयोगिनी कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? तो यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन पर कितनी एक आशा होती है? कितने पर होती है? 1000 पॉपुलेशन पर कितनी आशा देखने को मिलेगी? तो 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा होती है। अब एग्जाम में पूछा जाने वाला सेकंड क्वेश्चन है आशा से कि यहाँ पर आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिवेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पर जो आशा की फुल फॉर्म रहने वाली है, तो आशा का मतलब क्या होता है? तो आशा का मतलब होता है एक्टिविटी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वाला है। तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। तो आशा को नाम दिया गया है कि आशा किस नाम से जानते हैं? तो आशा को नाम दिया जाता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आशा का फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से आशा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1000 पॉपुलेशन पर होती है। गांव में मेनली छोटे गांव में एक देखने को मिलती है। तो आगे बात करते हैं आशा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 पर बात करते हैं कि 56 पर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का जड़ से उन्मूलन किया जा चुका है या जड़ से खत्म कर दी है, रेडिकेट हो गई है इंडिया से? तो वहां पर करेक्ट आंसर है नारू रोग होगा। अब नारू रोग का लोगों को पता नहीं था यहाँ पर कि नारू रोग क्या होता है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर लोगों की क्या लग गई थी? लंका लग गई थी। तो नारू रोग है, उसको मेनली नाम दिया जाता है। नारू रोग का मतलब होता है कि नारू रोग क्या है? नारू रोग क्या होता है? एक तरीके का क्या है? गुनिया वर्म होता है। गुनिया वर्म से जो डिजीज होती है उसे नाम दिया जाता है नारू रोग के नाम से जानते हैं। तो नारू रोग इज ऑल्सो नोन एज गुनिया वर्म डिजीज। और गुनिया वर्म डिजीज थी ये मेनली क्या थी? वर्म इन्फेस्टेशन था जो कि मेनली इरेडिकेट हो चुका है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है भारत से। तो ये गुनिया वर्म का नारू रोग था, वो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था उसका नारू रोग रहने वाला था। तो करेक्ट आंसर, इसीलिए बहुत से लोगों की यहाँ पर लंका लगा दी थी ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि इन्होंने घुमा फिरा करके नाम चेंज करके क्वेश्चन दिया था। तो हिंदी में कई लोगों को पता नहीं है इन लोगों का नाम का। बात करते हैं जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन एक्ट में कब कितनी अवधि में या कितने टाइम इंटरवल में बर्थ और रजिस्ट्रेशन होता है डेथ सर्टिफिकेट का वो करवा लेना चाहिए? तो मेनली यहाँ पर 21 डेज में क्या कर लेना है? बर्थ और यहाँ पर डेथ का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 58 के बारे में कि मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आ चुका है। तो मीजल्स के लिए लगाते हैं सबकुटेनियस लगाते हैं, एससी लगाते हैं। डोज की बात करी थी अपन ने 0.5 ml देते हैं। यहाँ पर राइट अपर आर्म में लगाई जाती है। तो राइट
अपर आर्म में मेनली इसको लगाया जाता है, राइट अपर आर्म में लगाएंगे। ऐसे लगाते हैं 0.5 ml इसकी डोज होती है। ये किससे बचाती है? मीजल्स या खसरा से प्रिवेंट करने का काम करती है। आगे बात करते हैं इंट्राडर्मल देते हैं, यहाँ पर BCG को देंगे। और सेकंड डोज होती है इंट्राडर्मल की, वो किसमें लगाता है? वो लगाते हैं FIPV भी इंट्राडर्मल लगाते हैं, 0.1 ml लगाएंगे। आगे बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। PCV की वैक्सीन होगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, उसे क्या लगाया जाता है? IM लगाते हैं, पेंटावेलेंट IM लगाते हैं। हेपेटाइटिस B को IM लगाया जाता है। बात करें DPT, DT और TT को IM लगाते हैं। बात करते हैं एक वयस्क आदमी में या अडल्ट बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है या BMI होती है, तो BMI का क्वेश्चन भी अपन ने डील किया हुआ है। एज इट एज आपने पूरी तरीके से इस पेपर को फाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करी हुई है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको कम्युनिटी की एक्चुअल में, और भी नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास में टाइम निकाल करके एक से जो भी कम्युनिटी की क्लासेज है उसको 100% श्योर आपको 1 by 1 करके बिना स्किप किए देखना है। बहुत से ज्यादा क्वेश्चन एज इट एज वहां से ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं, जहां पर आपको परोसा हुआ बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा, देखकर आपको टिक लगा सकते हैं। तो BMI होती है, BMI को अपन ने अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। जो नॉर्मल BMI की बात करी थी, तो नॉर्मल जो एग्जैक्ट BMI होती है 18.9 से लेकर के 18.5 से लेकर के 24.9 तक मेनली देखने को मिलती है। तो नॉर्मल BMI थी 18.5 से 24.9 है, तो इसकी रेंज में है। करेक्ट आंसर है 20 से, यहाँ पर 25 रहने वाला था। तो यहाँ पर जो BMI थी अडल्ट की वो कितनी देखने को मिली थी? तो 18.5 टू 24.9 BMI ये नॉर्मल है, इससे कम होती है 18.5 से तो पर्सन होता है अंडरवेट होगा। ज्यादा होती है तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है? वहां पर ओवरवेट होता है। ओवरवेट के बाद में ओबेसिटी देखने को मिलेगी। अगर 30 या 30 से ज्यादा हो जाता है ओबेसिटी, फिर उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कैटेगरी में अपन ने डील किया था। आगे बढ़ते हैं तो पूरा वहां जाकर BMI के बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। बात करते हैं बच्चों में दस्त रोग के लिए ORS के साथ में निम्नलिखित में से क्या देते हैं? तो जिंक की टैबलेट दी जाती है। अब जिंक की टैबलेट कितने दिन तक देंगे? तो 14 डेज तक यहाँ पर ORS के साथ में क्या दी जाती है? जब भी बच्चे को डायरिया होता है 14 डेज तक, इन्फेक्टियस के लिए एंटी इन्फेक्टियस एजेंट के रूप में 14 डेज तक वहां पर जिंक दी जाती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जिंक रहने वाला है। बात करते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं पोस्टमार्टम में। मथार्जिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द PPH। पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए या ब्लीडिंग होती है पोस्टमार्टम प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है DOC होती है, वो आंसर देना है मथार्जिन होगी, या फिर मथार्जिन या फिर हो सकती है वहां पर कार्बाप्रोस देखने को मिलेगी। तो 2 ड्रग होती है मेनली, यहाँ पर आंसर जाएगा मथार्जिन। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं मीजोप्रोस्टोल देते हैं, लेकिन मेफेप्रोस्टोन होती है वो पोस्टमार्टम हेमरेज में नहीं देते हैं। मेफेप्रोस्टोन होती है वो क्या होता है? यहाँ पर एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट में एक्ट करती है। तो मेनली इसका यूज कराते हैं, एबॉर्शन के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसको पोस्टमार्टम हेमरेज में यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मेफेप्रोस्टोन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था EDD कैसे निकालते हैं, तो EDD का फॉर्मूला बताया था नेगली रूल से। तो EDD किससे निकालते हैं? नेगली के रूल से निकालेंगे। नेगली रूल से क्या निकालते हैं? EDD का पता लगाते हैं। अब EDD का पता किस तरीके से लगाया जाता है? फर्स्ट डे ऑफ द LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है?
फर्स्ट डे लेना है और क्या करना है, ईडीडी में किस तरीके से निकालेंगे, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, 7 डेज और उसमें 9 मंथ को क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। तो ईडीडी निकल करके आपके सामने आ जाएगी कि भाभी जी है उससे नन्ना मुन्ना रसगुल्ला कितने दिन बाद आने वाला है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला दिया था, नेगली ने दिया था, इसीलिए इसे नेगली रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कैसे निकालना है, तो 1 डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे लेना है, उसमें 7 प्लस करना है प्लस 9 मंथ करना है। तो यहाँ पर 9 मंथ प्लस 7 डेज करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ईडीडी निकल करके आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है फीमेल में, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगा 18 से 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पर देखने को मिलेगा, 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी रेट। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है 18 से 20 होगा। बात करते हैं फीटोस्कोप से, फीटल हार्ट साउंड कब सुनी जा सकती है, तो फीटोस्कोप से 20 वीक पर क्या किया जा सकता है, फीटोस्कोप से 20 वीक पर फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। बात करते हैं 10 to 12 वीक पर डॉपलर से क्या किया जा सकता है, डॉपलर से ऑस्कल्टेट किया जा सकता है या हार्ट की साउंड सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 वीक पर क्या होता है, यहाँ पर फंडस होता है, अम्लाइकस के लेवल पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर 28 से 32 वीक पर, तो क्या चेक कराते हैं, वहां पर हाइपरटेंशन की जांच करवाते हैं। अब 24 से 32 वीक पर क्या करना है, 24 से 32 वीक पर डायबिटीज मेलाइटस की जांच करनी है। आगे बात करेंगे 65 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 65, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर प्रेग्नेंट महिला को एनेमिक कहा जाएगा, तो वहां पर प्रेगनेंसी में अगर हीमोग्लोबिन है वो लेस देन 11 ग्राम % देखने को मिलता है तो इसे नाम दिया जाता है, लेस देन 11 से कम है तो नाम दिया जाएगा इसे पेरिफेरल सर्कुलेशन में 11 ग्राम पर डीएल से कम होता है तो नाम देते हैं एनीमिया के नाम से जानते हैं, या फिर 10 ग्राम % या 10 ग्राम पर डीएल किसमें देखने को मिलेगा, सेंट्रल में देखने को मिलता है, उससे कम तो उसे एनीमिया कहते हैं। बात करते हैं आईयूसीडी क्या है, तो आईयूसीडी होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईयूसीडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज है। आईयूसीडी अपन ने अच्छी तरीके से एक एक खोल करके पढ़ी हुई है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूसीडी है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, आईयूसीडी के बारे में कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा था, उस टाइम पे अपन ने एक एक करके हर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा करके वहां से डील किया हुआ है। तो आईयूडी है या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती है, आईयूसीडी के नाम से इसको जानते हैं। बात करते हैं 67 क्वेश्चन के जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से लेकर के 160। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर 120 से 160 बीट पर मिनट होगा, यहाँ पर बीट पर मिनट देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर सी है राइट ऑप्शन है इसका। नॉर्मली होती है, नॉर्मल अडल्ट में होती है 60 से 100 होती है, 60 से कम होती है तो ब्रेडिकार्डिया होगा, 60 से ज्यादा देखते हैं तो उसे नाम दिया जाता है टैकी कार्डिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर जो ब्रीथ की बात करें या रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, तो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 10 से कम होती है तो ब्रेडिपनिया कहलाएगा, 24 से ज्यादा होती है नॉर्मल अडल्ट में तो उसे टैकिपनिया के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत से क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके एक एक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डील करवा रहा हूं। बात करते हैं कि प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित कौन सी जांचें करवानी चाहिए, तो एंटीनेटल केयर में कौन कौन सी जांचें हैं वो मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेनली जांचें करवाई जाती है, हीमोग्लोबिन की जांच करवाएंगे, यूरिन शुगर की जांच करवाते हैं और यूरिन एल्बुमिन की जांच करवाई जाती है कि उसको इक्लाम्सिया या प्रीक्लाम्सिया वाली कोई कंडीशन तो नहीं है, उसके लिए हीमोग्लोबिन करवाते हैं, यूरिन शुगर करवाते हैं, यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस और यूरिन एल्बुमिन कराएंगे ताकि उसको किसी तरीके का कोई हाइपरटेंशन वाली या फिर उसको किसी तरीके की कोई एक्लाम्सिया या प्री एक्लाम्सिया वाली कंडीशन तो डेवलप नहीं हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में।
एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो 4 माह के गर्भ पर उसने टेटनस टॉक्सोइड लिया था। 4 वीक पर उसने क्या लिया है, 4 मंथ पर गर्भ पर टेटनस टॉक्सोइड लिया है, 4 मंथ पर पहला टीका लगाया है। वह उसके बाद में डायरेक्ट कब आई है, 8वें मंथ पर आई है जांच के लिए। तो आप टीटी टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे, तो उसको टीटी का दूसरा टीका लगवाना है। मिनिमम डोज है इसके, वो लगाई जाती है। मिनिमम डोज कब लगाते हैं, 4 वीक से पहले नहीं लगाते हैं। मिनिमम डोज होती है 2 डोज के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है कम से कम 4 वीक का होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि एक टीटी का टीका, उसने एक टीटी वैक्सीन लगवाई है, 4 मंथ पर लगवाई है। सेकंड है वो 8 वीक मंथ पर आई है, तो लगाना है या नहीं लगाना है, तो बिल्कुल वहां पर टीटी का सेकंड डोज लगवाना है। 0.5 ml लगाते हैं। 0.5 ml कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स में लगाया जाता है, अपर आर्म पर लगाते हैं। बात करते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा को जांचने के लिए N/10 HCl का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल में कौन कौन सी या भाभी जी में कौन कौन से संक्रमण या इन्फेक्शन होने के लिए उसको क्या करना है, उसका जांच करनी है, तो टेस्ट करना है। उसके लिए HIV के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में और सिफिलिस के बारे में पता करना है। तो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको इन्फेक्शन के लिए देखना है या टेस्ट करना है, HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, सिफिलिस के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, मदर से चाइल्ड में उसके नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस की जांच करवानी है। बात करते हैं पार्टोग्राफ में, जब अपन ने लेबर पढ़ा है तो वहां भी अपन ने अच्छे से डील किया था कि पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन कब आती है। तो अलर्ट लाइन की बात करते हैं कि पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन कब देखने को मिलती है, तो अलर्ट लाइन आएगी जब सर्वाइकल डायलेशन होता है 4 सेंटीमीटर है, तो अलर्ट लाइन होगा। बात करते हैं अलर्ट लाइन के बाद में एक्शन लाइन की। एक्शन लाइन कब होती है कि अब आपको अलर्ट का मतलब होना है कि अलर्ट हो जाना है कि अब आपका क्या आने वाला है। यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा, लेबर है वो वहां पर बच्चा आने वाला है। लेकिन एक्शन का मतलब होता है एक्शन लाइन, और एक्शन लाइन होती है 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पर जो लाइन देखने को मिलेगा उसे एक्शन लाइन कहते हैं। 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पर देखने को मिलेगी। अब आपको एक्शन करना है क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है। कभी भी बच्चा का क्या हो सकता है, यहाँ पर क्राउनिंग हो सकती है, इसलिए आपको क्या है, इंतजार नहीं करना है, वहां पर आपको रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर में इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कितना टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 आवर्स का गैप होना चाहिए अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे कि 73 में क्या देखने को मिलेगा, तो जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना है। तो जन्म के एटलीस्ट आपको विद इन 30 मिनट में, अगर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ होता विद इन 30 मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला था 30 मिनट था, क्योंकि 30 मिनट में क्या करवा देना है, बच्चे को क्या करवा देना है 30 मिनट में, यहाँ पर क्या करवा देते हैं, यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है या 30 मिनट और एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर बेस्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 30 मिनट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 घंटे के अंदर इसको क्या करवा देनी है, यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवा देना है। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करेंगे कि 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है, तो यहाँ पर 500 ml ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका 500 ml होगा कि 500 ml इसमें ब्लड का लॉस देखने को मिलता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। और बात करें अगर डिलीवरी है वो सिजेरियन है तो सिजेरियन में देखने को मिलेगा 1000 ml या 1000 ml इसमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है सिजेरियन में। जबकि नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी होगा उसमें 500 ml ब्लड लॉस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेसेंटा को कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिस्कार्ड किया जाता है येलो बैग में डिस्कार्डेड करेंगे, तो पीली थैली में या फिर जो येलो बैग होता है येलो बैग में प्लेसेंटा को या आहार नाल को क्या किया
चार नाल को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग में। और येलो बैग में और भी जो बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन और एनिमल बॉडी के, उनको डिस्कार्ड किया जाता है, येलो में करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो बैग है, ब्लड बैग है, तो ब्लड बैग को किसमें डिस्कार्ड करना है, तो यहाँ पर येलो में किसको डिस्कार्ड करना है, ब्लड बैग भी किसमें जाएगा, येलो में जाएगा। लेकिन जो ब्लड की ट्यूबिंग होती है, ब्लड की ट्यूबिंग होती है, या बीटी सेट की बात करें तो बीटी सेट को कहां पर डालना है, तो बीटी सेट होगा इसको रेड में डालना है, जबकि येलो में किसको डालना है, जो बीटी का ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक से जो ब्लड बैग आया था उसको किसमें डालना है, तो ब्लड बैग को डालना है येलो में डालना है। जबकि बात करें वहां पर बीटी सेट कहां पर जाएगा, तो रेड कलर में डालना है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और जो भी स्टरलाइजेशन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको वापस से क्या कर सकते हैं आप, स्टरलाइजेशन करके, और जो प्लास्टिक वाली चीजें होती है इन सभी को रेड में डाला जाता है। रबर वाली कैथेटर हुआ, प्लास्टिक कैथेटर हुआ, रबर हुआ, रबर के कैथेटर हुआ, फोलिस कैथेटर हुआ, एनजी ट्यूब हुई, ये सभी किसमें जाते हैं, रेड में डालते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक में, तो ब्लैक में डाला जाता है जो भी जनरल वेस्ट होता है, जैसे कचरा हुआ, या फिर आपके जो भी फ्रूट्स वगैरह बचे हुए होते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह, या जो नॉर्मल को कचरा वाला वेस्ट होता है उसे मेनली डालते हैं ब्लैक में, लाल में। और उसके बाद में जो ब्लू में डाला जाता है, वहां पर ब्लू में क्या डालते हैं, जो कांच की बोतल्स होती है उनको किस में डालते हैं, ब्लू में डालते हैं। और व्हाइट वाले में क्या डालते हैं, शार्प निडल और शार्प इंस्ट्रूमेंट को डिस्कार्ड किया जाता है, व्हाइट और पंचर प्रूफ बैग में डालेंगे। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं 76 की कि भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। एमएमआर का जो मेन मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी कॉज, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मेन कॉज क्या होता है, तो मेन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द रक्तस्राव और हेमरेज। हेमरेज की वजह से मेनली क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो हेमरेज की वजह से एमएमआर देखने को मिलेगा। एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हेमरेज की वजह से देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हेमरेज रहने वाला है, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से मेनली होता है। बात करते हैं असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि अपन ने अभी भी उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन, तो यहाँ पर मेनली दो टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेकंड वन इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वाला और कॉन्ट्रासेप्शन वाले से आपने देखा है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही टॉपिक अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से डील किए हुए हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि आपको पूरी तरीके से, अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है तो वहां पर एग्जैक्टली कम्युनिटी का तो एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को बिना स्किप किए हर लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना है। आगे बात करते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कितने समय के भीतर या कितने समय के अंदर गर्भ निरोधक गोली ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पर मेनली जो इमरजेंसी 72 के नाम से जानी जाती है, 72 हावर्स में इसको मेनली यूज कर लेना है। तो इमरजेंसी 72 के नाम से जानते हैं, जिसको कि मेनली क्या कर लेना है, 72 हावर्स में इसका यूज कर लेना है। प्रसवोत्तर बंध्याकरण या पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए, तो ये भी अपन ने पढ़ा हुआ था कि पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन होता है वो कब करवा लेना है। तो पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन आप या तो आपकी जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके 24 घंटे से लेकर के 7 डेज में करवा लो, और अगर 7 डेज में आप नहीं करवा पाती है वहां पर, तो उसके बाद में आपको बाद में करवाना है। तो यहाँ पर आईयूडी इंसर्शन का भी यही था कि आपको फर्स्ट 48 आवर्स में लगवानी है, या फिर आपको लगवाना है 7 वीक के बाद लगवानी, 6 वीक के बाद में लगवानी है। तो अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 78 क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे अपन 78, तो यहाँ पर 24 घंटे से 24 आवर्स टू 7 डेज के अंदर अंदर इसमें क्या करवा लेना है, आपको पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन करवा लेना चाहिए। बात करते हैं 79 की, तो 79 में बात करेंगे वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी किसमें करते हैं अपन ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मेल में करते हैं, फीमेल में करेंगे, ट्यूबेक्टोमी करेंगे। और अगर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो उसके भी 16 दिन बाद तक में क्या करना है, 16 दिन तक क्या करना है, वहां पर कोई अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है।
बात करें वैसेक्टोमी के कितने समय बाद, परिवार नियोजन का कोई अन्य फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई अदर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है तो वहां पर 3 मंथ तक या 3 मंथ तक क्या करना है, अदर फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज करना है। इसमें मेनली यूज करेंगे आप कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बात करेंगे एटीपी एलएनजी के बारे में, एलएनजी आईयूडी के बारे में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा राजस्थान की सीएचओ की एग्जाम में जो क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाला रहा वो यही क्वेश्चन था, जिन्होंने पूरे क्वेश्चन को हिला करके रख दिया। यहाँ पर जब भी एलएनजी लगाते हैं तो एलएनजी का हर जगह पर क्या दिया गया है, इसकी इफेक्टिवनेस है केवल 5 to 7 ईयर या 3 to 5 ईयर तक का है। मैक्सिमम इसका 5 ईयर तक का मानते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर आपको राजस्थान सीएचओ में पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही कंट्रोवर्सी चला क्वेश्चन है। वो कहां तक चला गया, कोर्ट तक चला गया और यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया वो 10 ईयर माना गया है। तो अगर राजस्थान सीएचओ में वापस से क्वेश्चन आता है तो ये एलएनजी आईयूडी आपको 10 ईयर्स का करना है, लेकिन नॉर्मली ये 5 ईयर्स तक इफेक्टिवनेस होती है। 10 ईयर का यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना था उन्होंने वहां पर सेकंड बार जो करेक्शन हुआ था उसमें 10 ईयर माना हुआ था। तो यहाँ पर ये याद रखना, अगर राजस्थान सीएचओ में वापस से रिपीट क्वेश्चन होकर आता है तो इसका करेक्ट आंसर मानना है आपको 10 ईयर मानना है। तो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक रहा, तो इसका राजस्थान सीएचओ ने जो राइट आंसर माना वो 10 ईयर माना है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इसके अलावा 10 ईयर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है, वहां पर 5 ईयर का ही है। तो मेनली आपको याद रखना है अगर राजस्थान सीएचओ में वापस पूछा जाता है तो 10 ईयर इसको आंसर देना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी 10 ईयर माना था। एनईटीएन नॉरएथेस्टेरोन एनेंटेट है, वो क्या होती है, गर्भधारण को या प्रेगनेंसी को कितने समय के लिए प्रिवेंट कर सकता है। तो यहाँ पर एनईटीएन केवल 2 मंथ तक करेगा, जबकि बात करी थी अपन ने डंपा की, डंपा करता है वो 3 मंथ तक करता है। तो एनईटीएन कितने दिन तक करेगा, 2 मंथ तक करेगा। बात करते हैं अगर डंपा की बात करें डीएमपीए की, डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एटीटेट के बारे में, तो यहाँ पर 150 mg देखने को मिलेगा पर ml में 150 mg देखने को मिलता है। तो 150 mg होगा पर ml में। डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है 150 mg पर ml में देखने को मिलेगा। NETEN होता है 2 मंथ तक इसका क्या करेंगे, नॉरएथेस्टेरोन एनेंटेट होता है 2 मंथ तक प्रिवेंट करता है। कितनी डोज होती है, तो इसकी डोज होती है 200 mg 200 mg पर ml में देखने को मिलेगा। तो 200 mg पर ml में होता है नॉरएथेस्टेरोन एनेंटेट होगा 2 मंथ के लिए इफेक्टिवनेस होता है, जबकि डीएमपीए होता है ये कितने दिन तक 150 mg पर ml देखने को मिलेगा और 3 मंथ तक इसकी इफेक्टिवनेस होती है, 3 मंथ तक देखने को मिलेगी। तो ये भी अपन ने कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ा हुआ है, एक एक क्वेश्चन अपन ने डील किया हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने क्लासेज। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को बिना स्किप किए लेक्चर को पूरा देखना है। बात करते हैं आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला साइड इफेक्ट क्या है, तो साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूसी, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूसीडी इज द एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, या एक्सेसिव क्या करवा सकती है, वहां पर ब्लीडिंग होता है। म्योन को मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूसीडी इज द ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर की अपन ने बात करी थी कि सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो पेन होता है, वो आईयूसीडी का सेकंड मोस्ट कॉमन होगा। लेकिन फर्स्ट मोस्ट कॉमन है वो क्या होता है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। सेकंड नंबर पे अपन ने क्वेश्चन डील किया था कि अगर रिमूवल के लिए जिम्मेदार कौन सा होगा, तो अगर आईयूसीडी का रिमूवल करना है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा कौन सा होगा, तो आईयूसीडी के रेस्पॉन्सिबल के लिए जिम्मेदार कारण होता है 15 से 30% केस में या 15 से 40% केस में तो वो पेन होगा। सेकंड पे आता है रिमूवल के लिए जिम्मेदार, तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा तो ब्लीडिंग होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है पेन होता है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है दोनों में, इसका क्या है, दोनों क्वेश्चन में ये क्या होते हैं, वाइस वर्सा इसमें आंसर चलेगा। बात करते हैं एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपना
बनाते हैं, तो ये भी अपन ने परसों की क्लास में पढ़ा था, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलाइजा। अब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये क्या है, कंफर्मेटरी होता है, जबकि एलाइजा होता है केवल ससेप्टिबल टेस्ट है। तो एलाइजा की फुल फॉर्म पूछते हैं मेनली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे के नाम से जानेंगे। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है कंफर्मेटरी होता है एचआईवी के लिए, दोनों ही एचआईवी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलाइजा दोनों क्या होते हैं, ये एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। बात करते हैं 84 के बारे में, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, मेनली पाया जाता है। अडल्टहुड में पाया जाने वाला या अडल्ट में या फिर जो मेनली क्या होते हैं, किशोर होते हैं, अडल्टहुड में पाया जाने वाला होता है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेनली देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। विश्व में जो अडल्ट की मृत्यु का मोर्टलिटी का सबसे बड़ा कारण है वो सड़क दुर्घटना होती है, क्योंकि यहाँ पर दीवाना होकर के, सोना बाबू के चक्कर में पागल होकर के लोग अपनी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रेसिंग करते हैं, अनाप शनाप बिना यातायात के नियमों का पालन किए बिना ही यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर व्हीकल चलाते हैं, बहुत स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं, वहां पर साइकिल क्या करने लग जाती हैं, स्टंटिंग करते हैं। इसीलिए ज्यादा युवाओं में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रोड एक्सीडेंट की वजह से ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पर जान चली जाती है लोगों का, खुद मरते हैं जो मरते हैं, सामने वाले जिनकी गलती नहीं होती उनको भी बेचारे को साथ लेकर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, तो ये मेनली टेस्टोस्टेरोन है, मेनली पाया जाता है मेल में, लेकिन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है किस किस में पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में भी होता है और लेस अमाउंट में फीमेल में भी होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा लेकिन एक्टिव फॉर्म में होता है, मेल में होता है। तो करेक्ट आंसर है पुरुष एवं महिला, मेल एवं फीमेल दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, तो किशोर बालक बालिकाओं में जो अडल्टहुड में जो मेल और फीमेल होते हैं या गर्ल और बॉयज होते हैं, उनमें डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी टैबलेट देते हैं, तो यहाँ पर डिवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल दी जाती है। कितनी देते हैं, तो एल्बेंडाजोल का 400 mg की टैबलेट देते हैं, ओडी देते हैं दिन में, और कब देंगे, एचएस देंगे, नाइट में सोते टाइम देते हैं, कितने समय के इंटरवल पर देते हैं, तो एवरी 6 मंथ पर यहाँ पर क्या दी जाती है, 6 मंथ पर एल्बेंडाजोल की एक टैबलेट देते हैं, 400 mg की होती है, नाइट टाइम पर के देते हैं, सोते टाइम देते हैं, एचएस होती है होरा सोमनी का मतलब होता है नाइट टाइम या बेड टाइम। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि एक पर्सन से 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे हाइपरटेंशन हुआ, कोई भी किसी तरीके का लीवर डिजीज है, या फिर बात करें यहाँ पर मेनली कि किसी तरीके का मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी डिजीजेज होती है जो एक पर्सन से, कैंसर होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं टच करने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के कि अगर कोई अडल्ट व्यक्ति है तो उसका जो नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर कितना होता है, कई बार पढ़ा हुआ, जहां पर फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बीपी का वो कितना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनसे गलती क्या हो गई छापने वालों से, यहाँ पर पेपर में कि 120/180 mm ऑफ Hg छाप दिया, तो इस क्वेश्चन को उनको डिलीट करना पड़ा। लेकिन नॉर्मल की बात कर लेते हैं तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, 120 होता है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg होगा, तो 120 क्या है, यहाँ पर मेनली सिस्टोलिक होता है, 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर है। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन आता है पल्स डेफिशिएट किसे कहेंगे, तो पल्स डेफिशिएट का मतलब होता है कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस होगा, क्या कहलाएगा, पल्स डेफिशिएट कहलाएगा। लेकिन पल्स प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 में डायबिटीज मेलाइटस के रोगी में
प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो प्रमुख लक्षण होते हैं कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की, जो अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। इसीलिए आपको अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है, मरते दम तक अपनों का साथ निभाना है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 की कि डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ पर 3P साइन देखने को मिलेगा। 3P का फर्स्ट P होता है पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव क्या होगा? यहाँ पर यूरिन प्रोडक्शन होगा। सेकंड नंबर पर पॉलीडिप्सिया होता है, अत्यधिक प्यास लगती है बहुत ज्यादा। एक्सेसिव क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव थर्स्ट देखने को मिलेगी और एक्सेसिव भूख देखने को मिलती है, एक्सेसिव हंगर होती है। तो ऑल ऑफ अबोव आर द राइट, तो करेक्ट आंसर है इसका डी रहने वाला है। तो 3P सिम्टम आएंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो HbA1c होता है वो लेस देन 6 से क्या होना चाहिए? लेस देन 6% से कम होना चाहिए। तो इसे क्या होता है? नॉर्मल HbA1c होगा। अब HbA1c क्या होता है? यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से इसको जाना जाता है और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर एनीमिया में क्या हो जाती है? इसकी कमी हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की। लेकिन जो सुक्रोज या ग्लूकोज होता है उससे हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो उसे नाम दिया जाता है वहां पर HbA1c के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जानेंगे। नॉर्मल अडल्ट में ये लेस देन 6 होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के, किसी एडल्ट व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा कितनी मात्रा से डायबिटीज मेलाइटस का संदेह होने लग जाता है, यानी प्री डायबिटीज वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर मेनली जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 से 110 mg/dl देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्री डायबिटीज वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर नॉर्मल प्री डायबिटीज वाली कंडीशन होता है, यानी कि मेनली इसमें क्या होता है लेस देन 126 देखने को मिलेगा। लेकिन प्री डायबिटीज वाली कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर 140 से 200 mg/dl है। अगर RBS तो उसे नाम दिया जाता है कि वहां पर प्री डायबिटीज वाली कंडीशन में 140 से 199 होगा और 200 से ज्यादा हो जाता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। RBS यानी RBS का मतलब है रैंडम ब्लड शुगर, जबकि FBS होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। वो क्या होता है यहाँ पर मेनली 70 से 110 mg/dl होगा। प्री डायबिटीज कहते हैं 110 से 126 होता है तो, और मोर देन 126 FBS वाली कंडीशन में डायबिटीज कहलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में, तो करेक्ट आंसर है इसका 92 का मोर देन 140 mg/dl से ज्यादा है तो प्री डायबिटीज वाली कंडीशन कहलाएगा प्री डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा? तो 93 का मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? तो मेनली ये क्या करवा सकती है? स्ट्रोक कराएगी। ये क्या होता है डायबिटीज में क्या देखने को मिलेगा? इंसुलिन की कमी हो जाती है, पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से पैंक्रियाज में क्या हो जाएगा? वहां पर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा और इंसुलिन जाकर के क्या करवाता है? हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है या ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन करता है या उसका मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज की कमी होने लग जाएगी और जब ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है शरीर में तो उसे नाम दिया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर कि ये जाकर के मेनली 3 टाइप की यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर देगा। यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट वन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डायबिटिक न्यूरोपैथी कर सकता है, पेरी न्यूरोपैथी करेगा, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटाइनोपैथी। तो न्यूरोपैथी की वजह से न्यूरॉन में क्या हो जाता है? यहाँ पर डिजनरेट होने लग जाता है और उसकी स्ट्रोक हो सकता है। तो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है कि स्ट्रोक करवा सकती है। स्ट्रोक का मतलब होता है
सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होगा, जहां पर मेनली क्या होता है, सेरिब्रम के टिश्यू का नेक्रोसिस होने लग जाता है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है, तो यहाँ पर बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लड से फैल सकता है, तो ब्लड से, और ब्लड से जो कैंसर होता है उसमें किस नाम से जानेंगे, ल्यूकेमिया होता है, वो ब्लड कैंसर होता है, जिसमें मेनली क्या हो जाता है, इमेच्योर प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, किसका, लिम्फोसाइट्स का। बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से भी फैल सकता है, लिम्फ के थ्रू भी फैल सकता है, ब्लड के माध्यम से जा सकता है, तो यहाँ पर कैंसर है वो ब्लड और लिम्फ के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। बात करते हैं 95 में कि निम्नलिखित सभी कारण है वो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाते हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन पूछा है, तो लेट मीनोपॉज और अर्ली मेनार्के हुआ है किसी फीमेल को। अर्ली मेनार्के का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ जाती है, और लेट मेनार्के का मतलब होता है कि वहां पर 14 साल से पहले आ गए मेनार्के, और लेट मीनोपॉज हुआ 50 साल के बाद भी मीनोपॉज नहीं हुआ, तो उसमें चांसेस होते हैं कि स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अत्यधिक ओबेसिटी फीमेल है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ी हुई होती है। व्यक्तियों के शारीरिक व्यायाम ना करना, अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है तो भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो उसकी वजह से मेनली जो सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है, यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर और HIV एड्स या फिर जो रिस्क होती है यहाँ पर PID की उसकी ज्यादा रिस्क होती है, यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ेगी, वहां पर इसकी रिस्क होती है वो नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में बात करेंगे 96 के बारे में, तो 96 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में सबसे उपयुक्त समय कब होता है, तो ब्रेस्ट टाइम फॉर द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यहाँ पर माहवारी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहीं पे लोगों को बच्चीड़ लग गई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन से 7 से 10 दिन, तो 7 to 10 डेज, जो फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के वहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट डे था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद में 7 से 10 दिन आते हैं, वहां पर बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल या माताजी या भाभी जी है वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी या फिर किसका शराब का सेवन करती है या फिर सुट्टे खींचती है, बैठ के बड़ों के साथ में बैठकर हुक्का बार बार करती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसका LBW बेबी होने के चांसेस होते हैं। वहां पर LBW देखने को मिल सकता है, लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा जिसका वेट होगा लेस देन 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम देखने को मिलेगा, तो उसका वेट है वो 2.5 kg से कम और 2500 ग्राम से कम देखने को मिलेगा, LBW हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, बहुत ही इजी पेपर था लेकिन हिंदी में आने से बहुत से लोगों को यहाँ पर बचीट का सामना करना पड़ा था। तो आगे बात करते हैं इसी तरीके की, आगे बचीट ना लगे उसके लिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को समझना है, और आने वाली एग्जाम है उसमें मेनली CHO के एग्जाम में आपको झंडे गाड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट में क्या किया जाता है, इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो करेक्ट आंसर है 98 का टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं या इसे चाइल्ड डायबिटीज के नाम से भी जानेंगे। तो मेनली चाइल्ड में देखने को मिलती है, लेस देन 30 ईयर की एज में देखने को मिलेगा। जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डायबिटीज के नाम से जानेंगे तो इसके बहुत से ज्यादा नाम है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में इसमें मेनली दिया जाता है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड में दिया जाता है यहाँ पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग OHD, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं, यहाँ पर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं टाइप सेकंड में। बात करते हैं 99 के
तो अब हमने कल भी बात करी थी डॉट 99 के बारे में, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर रहने वाला है सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 to 150 माइक्रोग्राम। क्या है इसमें क्या होती है, 100 से 150 माइक्रोग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल अडल्ट में आयोडीन की। तो आयोडीन साल्ट लेना है आपको यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक खाना है, आयोडीन डेली आयोडीन लेना है। जैसे टाटा वगैरह जो साल्ट आते हैं उनमें आयोडीन की भरपूर मात्रा आती है, तो आपको टाटा साल्ट एडवाइज करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन था पिछली बार राजस्थान CHO का लास्ट क्वेश्चन था। वो है सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन यूज में करते हैं। विच वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है हेपेटाइटिस HPV की वैक्सीन इसमें यूज करेंगे। और HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, जिसे HPV के नाम से इसको जाना जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहेंगे, HPV के नाम से इसको जाना जाता है। ये मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, मेनली जिम्मेदार होता है। यहाँ पर HPV की वैक्सीन लगाते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर से आपको प्रिवेंट करती है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे कौन से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता। और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। और लौटे बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें दुनिया कहे पागल आशिक आवारा, लेकिन याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आज अपन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पिछली बार का राजस्थान CHO का पेपर था, इसको अपन ने 1 by 1 क्वेश्चन सभी के रीजनल निकाल करके हर एक क्वेश्चन को 1 से 10 क्वेश्चन बना करके डील किया हुआ है। आने वाली एग्जाम में इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको एज ए टेस्ट कई क्वेश्चन एज मिलेगा। और यहाँ पर मेनली आपको कम्युनिटी पर फोकस करना है और OBG पर फोकस करना है। मेनली 2 सब्जेक्ट पर आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी है। मेनली याद रखना है यहाँ पर वह पेपर होगा, सभी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, लेकिन मेनली आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और OBG से मेनली प्रिपरेशन करनी है। बहुत से क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ाए हुए हैं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जी पेपर आता है यहाँ पर राजस्थान CHO का। तो आगे अपन डील करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के बारे में, और ऐसी ही अपन की जो क्लास है उनको रेगुलर करते रहेंगे। तो आपको उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ अपनी तैयारी को क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है, वही एक दिन क्या कर जाते हैं, इतिहास लिख जाते हैं। अगर आपके जीवन में आज बहुत सारा संघर्ष है या बहुत सारा स्ट्रगल है तो आपको घबराना नहीं चाहिए और भगवान का आपको शुक्रिया करना है, क्योंकि जिस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेनली फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, धूप में कभी भी इंसान के कदम नहीं रुकते हैं, लेकिन छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं। इसलिए जिंदगी में क्या समस्याओं का या कठिनाइयों का आना भी जरूरी होता है। अगर कोई इंसान है वो ठोकर लगकर भी नहीं सुधरता है या नहीं संभलता है तो उसमें उस राहगीर की गलती होती है, क्योंकि राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। जो इंसान अगर ठोकर लगने के बाद भी नहीं संभलता है तो उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको जिंदगी में कभी ठोकर लगी है तो निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और पास में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जिंदगी में हो रही
असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब आपने पहली क्लास में देखा था, उस नर्सिंग ऑफिसर बनने के ख्वाब को आपको पूरा करने का अब टाइम आ गया है, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का अब टाइम हो गया है। तो सभी विद्यार्थी अपने सीट की पेटी बांध करके तैयार रहे और हमारे साथ, हमारी क्लासों के साथ, हमारे क्वेश्चन सेशन के साथ पूरे क्वेश्चन को आपको 1 बाय 1 करके क्या करना है, एग्जैक्टली इनको डील करना है। उसके बाद में अपन यहां से चारों तरफ से घुमा करके यहां से आपको आंसर निकाल करके लाएंगे, और आने वाली एग्जाम है, उन आने वाली एग्जाम के लिए आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू में आपको स्टडी करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है वही क्या होता है, सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो आपको अपनी मंजिल तक का रास्ता अपने आप सफर तय करना है। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है, तो आपको अपनी मदद खुद से करनी है और अपने आप को इस तरीके से तराशना है, हीरे की तरह तराशना है, ताकि अंधेरे में भी आपकी चमक वो कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेनली पढ़ते हैं अपन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। इसी तरीके का आपका प्यार बना रहा तो एक दिन जिंदगी में अपन नर्सिंग में एक नया मुकाम हासिल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।